नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक सवाल सबसे अहम है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार के साथ लड़ रहे हैं? यहाँ पर कुछ ऐसी रिपोर्ट हैं जो यह इंडिकेट करती हैं कि प्रधानमंत्री सच में क्या भ्रष्टाचार के साथ हैं। अगर सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर इन 25 भ्रष्टाचारियों का क्या, जिन पर बीजेपी ने खुद हजारों करोड़ रुपए का घोटाले के आरोप लगाए थे। उनमें से अजित पवार, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर बीजेपी सरकार ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और जब इनके ऊपर ईडी, सीबीआई और भी एजेंसियों की कार्रवाई की गई, उसके बाद इन लोगों ने बीजेपी सरकार को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी सरकार को ज्वाइन करते ही इनके ऊपर लगे जितने सारे आरोप थे, या तो उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या तो उनके ऊपर से सारे आरोप को हटा दिया गया। कहा गया कि इनके जो केस हैं इनमें कोई दम नहीं है, इनके खिलाफ कोई हमें ऐसा सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि ईडी, सीबीआई ने कई ऐसे अपने बहाने दिए हैं। उनमें से उन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर इनकी फाइलें खो गई हैं। तो क्या यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जब ये लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके बाद ही इनके ऊपर सभी लगे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म कर दिए जाते हैं। 8 अक्टूबर 2012 को महाराष्ट्र की असेंबली में एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में यह दावा किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों में वहां पर इरिगेशन के लिए जो सिंचाई विभाग था उसके लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटन किए जाते हैं, और उसमें से जो किसानों को फायदा मिलता है, जो इरिगेशन सिस्टम को फायदा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 0.1% का वहां पर फायदा देखा जाता है। 1% की वृद्धि देखी जाती है। तो यहाँ पर जो पैसा था 70,000 करोड़ रुपए में से केवल 70 करोड़ रुपए ही यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम में खर्च होते हैं। तो सवाल जाहिर से उठता है कि बाकी 70,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? यह एक बहुत बड़ा घोटाला था महाराष्ट्र सरकार में और महाराष्ट्र के राज्य में, जिसे कहा गया महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम। महाराष्ट्र में जिस सिंचाई घोटाले को लेकर इतना राजनीतिक बवंडर मच गया है, उसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ साथ सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक सिंचाई के प्रोजेक्ट की कीमतों में महज 3 महीनों के भीतर 100% से लेकर 800% तक इजाफा हुआ है। यानी इस तरह करीब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एनसीपी के नेता अजित पवार 1999 से लेकर 2009 तक मंत्री पद पर रहे। जब महाराष्ट्र में जमीन सूख रही थी, पानी के लिए किसान तरस रहे थे, सिंचाई के कर्ज में डूब रहे थे, खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे थे किसान, तभी महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई परियोजना का ऐलान किया। उस समय तक तकरीबन 3,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे। इन सभी के हत्याओं की रिपोर्ट अजित पवार के टेबल पर आ चुकी थी। इन सभी रिपोर्टों को देखकर उस समय के मंत्री अजित पवार ने एक नई सिंचाई परियोजना बनाने का निर्णय लेते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए वहां पर डैम बनाने थे। डैम बनाने के नाम पर भी धांधली की गई और मनमाने तरीके से कंपनियों को मंजूरी दी गई, और यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च भी हो जाते हैं। और फायदा कितना होता है? सिर्फ 0.1% का। यानी कि जैसा हमने आपको वीडियो में बताया था शुरू में कि सिर्फ और सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए में से केवल 70 करोड़ रुपए का यहाँ पर काम देखा जाता है। ये सिंचाई विभाग में जो अजित पवार के अंडर था, जो उसके मंत्री थे। यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे उनमें 3 महीने के अंदर ही 100 से लेकर 800% तक की कीमत बढ़ा दी जाती है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो इसे ऐसे कहा जा सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को, यानी मान लेते किसी डैम को हमें बनाने में अगर 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है तो उसे लास्ट तक बनाने में ही 100 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए। लेकिन जो इरिगेशन सिस्टम था, जो घोटाला था, इसमें एक ऐसा बिल्कुल नया नायाब तरीका था कि जो टेंडर था अगर 100 करोड़ का था तो 3 महीने के अंदर उसकी कीमत हो गई थी 8,000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर उसमें कहा जाए तो थोड़ी सी डैम की हाइट और चौड़ाई, ऊंचाई उसकी थोड़ी सी बढ़ाने में वहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा घोटाला था महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। तो दोस्तों, इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला लगाया जाता है बीजेपी पार्टी के द्वारा और जांच एजेंसियों के द्वारा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। अजित पवार के साथ 4 से 5 लोग और भी थे जिनके ऊपर इस भ्रष्टाचार के आरोप को लगाया गया था। कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और भी लोग शामिल थे जिनके ऊपर यह आरोप लगाए गए थे। इन सभी नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच चल रहे थे। इन सभी के ऊपर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगाए गए थे।
जैसे कि अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला और कोऑपरेटिव बैंक के केस चल रहे थे। हसन मुफरीफ के ऊपर सन सेनापति संताजी घोर पड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और परिवार से जुड़ी दूसरी कंपनियों के मामले में जांच चल रही थी। इसके साथ ही छगन भुजबल के ऊपर 100 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही थी। अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे के ऊपर सिंचाई घोटाला का केस और प्रफुल्ल पटेल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का और एयरलाइन का केस ईडी, सीबीआई, एसीबी के तहत चल रहा था। इन सभी नेताओं के नाक में दम कर रखा था इन एजेंसियों ने, और आपको पता है कि एजेंसियों के नाक में कौन दम कर रहा होगा इनको परेशान करने के लिए, इनकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए। इनकी जांच तब तक चलती रही, इनके ऊपर सीडी, सीबीआई का शिकंजा तब तक कसता रहा जब तक ये लोग बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर लेते। और इन सब जो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं ये सभी लोग, इनके केस या तो खत्म कर दिए जाते हैं या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर जो एजेंसियां हैं एक नए तरीके की बहाना देते। कोई कहता है कि इनके जांच में हमें कुछ नहीं मिलता, कोई कहता है कि इनकी फाइल गुम हो गई। इन सभी नेताओं के पास बीजेपी ज्वाइन करने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, और वह दिन भी आ गया जब इन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की असेंबली में एनसीपी नेता अजित पवार उनके साथ 9 और विधायक बीजेपी शिवसेना यानी कि शिंदे को ज्वाइन कर लेते हैं, शिंदे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और वहां से वो 9 विधायकों को तोड़कर अपने साथ बीजेपी में लाते हैं। यहाँ पर अजित पवार जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उन्हें वहाँ महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और बाकी 9 विधायकों को मंत्री पद दे दिया जाता है। जैसे ही ये लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं, इनके ऊपर सभी भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे थे वह बिल्कुल धीमी गति से आगे बढ़ने लगता है, और आगे चल के यहाँ पर जो एजेंसियां हैं वो जिस हिसाब से अपना काम करती हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। जब बीजेपी के हिसाब से महाराष्ट्र में सरकार चलने लगती है तो अजित पवार और उनके साथ जो आए विधायक 9 थे, उनके ऊपर जितने सारे आरोप लगाए गए थे, जो केस चल रहे थे, जांच एजेंसियों के द्वारा उन्हें बंद कर दिया जाता है। ईओडी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए यह कहा कि अजित पवार के ऊपर कोई केस नहीं बनता, उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के जो आरोप थे कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए हम उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए ईडी यह कहती है कि जब ईओडी की तरफ से कोई सबूत नहीं मिला है उनके खिलाफ, तो फिर हम भी अपनी जांच को बंद कर रहे हैं, और इनकी पूरी जांच बंद कर दी जाती है। उन्हें पूरे सभी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसे मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से बीजेपी की करप्शन वॉशिंग मशीन काम करती है। कितना भी गहरा भ्रष्टाचार का दाग हो, सब धुल जाता है गारंटीड के साथ। और यहाँ पर जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है आप जानते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी सारी एजेंसियां जिनका दुरुपयोग करके करप्शन को या तो बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर उसे एक तरह के ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। और यही मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या सच में मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार युक्त भारत बना रहे हैं? आप लोग अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।